नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। आज लोकसभा को पढ़ेंगे, देखेंगे लोकसभा क्या होती है और कैसे बनती है, इसके कितने मेंबर्स होते हैं। तो गाइस, लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है और लोकसभा का कभी भी विघटन हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स हो सकते हैं वो 552 मेंबर्स टोटल हो सकते हैं, जिसमें 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं, 530 राज्यों से हो सकते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं। जिसमें से वर्तमान में 552 की जगह केवल 545 सदस्य ही लोकसभा में हैं। इसमें जो 7 संख्या कम है वो केंद्र शासित प्रदेशों से है। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में केवल 13 सदस्य ही संघ शासित प्रदेशों से लिए गए हैं और राज्यों से 530 निर्वाचित हैं और दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से लिए गए हैं। तो ये सदस्य हैं वो जो लोकसभा में निर्वाचित या मनोनीत हैं। 2 सदस्य मनोनीत या निर्वाचित हैं। 530 राज्यों की विधानसभा से हैं, राज्यों से लिए गए हैं और 13 हैं संघ शासित प्रदेशों से। टोटल 545 संख्या इनकी हो जाती है। तो ये होगी इनकी संख्या के बारे में। टोटल 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के 545 सदस्य लोकसभा के सदस्य हैं। अब लोकसभा के सदस्यों को चुनाव होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसमें जनता पार्टिसिपेट करती है और एक गुप्त मतदान होता है। इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वही लोग मतदान दे सकते हैं जो वयस्क हों, यानी कि जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो। इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। इस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके लिए लोकसभा सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और किसके लिए नहीं है। तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए तो आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर आपातकाल देश में लगा हो तो एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। जैसा कि 1976 में इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। एक एक करके 2 बार 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। पहले 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया, जब 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया तो फिर 1 साल का कार्यकाल और बढ़ाया गया। ये 1976 में जब आपातकाल घोषित हुआ था तब ये काम किया गया था गाइस। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। और कितनी बार बढ़ाया गया था? 2 बार बढ़ाया गया था। एक बार में सिर्फ 1 बार ही लोकसभा का कार्यकाल, एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो उसके पास 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसने कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होगा। इस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, राज्यसभा के लिए जहाँ ये उम्र 30 वर्ष होती है, वहीं लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाती है। 5 वर्ष का डिफरेंस है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के लिए। नेक्स्ट है, वो सदस्य पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल अलग होता है, दिवालिया अलग होता है। पागल और दिवालिया में क्या फ़र्क होता है इसको आप देख लेना। ठीक है गाइस, पागल वो होता है, आप समझते हो, पागल मेंटली जिसका मस्तिष्क विकृत हो, जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। और दिवालिया वो होता है जो अपने कर्ज ना चुका पाए, जिसके पास ऋण बहुत ज़्यादा हो चुका, अपना ऋण ना चुका पा रहा हो, उस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, वो होता है दिवालिया। तो वह व्यक्ति ना तो पागल होना चाहिए ना ही दिवालिया होना चाहिए। नेक्स्ट है, वह किसी लाभ का पद पर ना हो, कोई लाभ का पद वो धारण ना करता हो, कोई लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए, ना तो केंद्र सरकार के अधीन ना ही राज्य सरकार के अधीन। अगर वे चारों योग्यता पूर्ण करता है तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं संसद के सदस्यों की रिक्ति के बारे में। किस किस स्थिति में संसद के सदस्यों की रिक्ति हो सकती है। सपोज कीजिए यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाता है,
राज्यसभा में भी निर्वाचित हो जाता है और लोकसभा में भी कोई व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो उसको 10 दिन के भीतर भीतर ये बताना होगा कि वो किस सदन से कार्य करना चाहेगा। अगर वो ऐसा सूचित नहीं करता है तो उसको किसी एक स्थान उसका रिक्त हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, स्वतः ही एक पद उसका रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों जगहों से निर्वाचित हो जाता है, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद से निर्वाचित है और उसको संसद में भी लोकसभा में भी कोई सीट मिल जाती है, वहाँ भी चुनाव जीत जाता है, तब उसको राज्य विधानसभा या विधान परिषद से त्यागपत्र देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 14 दिनों के पश्चात उसकी संसद वाली सीट रिक्त मानी जाएगी। 14 दिन के बाद पश्चात वो सीट स्वतः ही खाली हो जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, यदि कोई संसद 60 दिनों की अवधि तक सदन को सूचित किए बिना सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, यानी कि सदन की बैठकों में भाग ही नहीं लेता है, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। घोषित हो जाएगा ये डेफिनेट नहीं है, लेकिन सदन घोषित कर सकता है, ये पावर सदन के पास होती है। तो ये प्रकार है जिस वजह से किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है और जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और लोकसभा अध्यक्ष की ही भांति एक पद होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही कार्य का निर्वहन करता है और ये लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं सचिवालय बजट समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये तो हो गई जानकारी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। आगे देख लेते हैं कि लोकसभा के पास शक्तियां कौन कौन सी हैं जो संविधान में लोकसभा को प्रदान की गई हैं। तो पहले आ जाती है वित्तीय शक्तियां। देखिए वित्तीय शक्तियों में इसके पास क्या क्या है? बजट तथा वित्तीय विधेयक जो भी होंगे वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और अगर वो लोकसभा में पास हो जाते हैं तो उसके पश्चात ही उनको राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में जाने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर ऐसे विधेयकों को अपनी सिफारिश सहित राज्यसभा को वापस लोकसभा भेजना पड़ता है। यदि राज्यसभा इनको 14 दिन के अंदर वापस ना करे या कोई ऐसी सिफारिश कर दे जो लोकसभा को स्वीकार ना हो तो लोकसभा उन विधेयकों को उसी रूप में राष्ट्रपति को भेज सकती है जो उसका मूल रूप था, उसी रूप में राष्ट्रपति के पास भेज सकती है और राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद वह विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है और अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। आगे आ जाते हैं, ये तो कि इसकी वित्तीय शक्तियाँ। आगे देख लेते हैं इसकी वैधानिक शक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। राज्यसभा कुछ शक्तियों में सीमित है लेकिन लोकसभा की जो शक्तियाँ वो विस्तृत हैं। अगर किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है तो संविधान में क्या है, दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक है जिसमें राज्यसभा तो सहमत है लेकिन लोकसभा की सहमति नहीं है, लोकसभा की सहमति है किंतु राज्यसभा की सहमति नहीं है, दोनों में मतभेद हो जाता है, तो संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है और जब दोनों की संयुक्त बैठक होती है तब उसमें विजय लोकसभा होती है क्योंकि लोकसभा की सीटों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा सीटें होने के कारण लोकसभा विजयी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है वो कानून भी पारित हुए हैं जिनमें राज्यसभा के ज़्यादा पक्ष होते हैं, कभी कुछ ही ऐसे कानून हुए हैं। वैसे ज़्यादातर में लोकसभा विजयी रही है अपनी संख्या के आधार पर। अब देख लेते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होने के कारण लोकसभा का नेता कहलाता है। इसको लोकसभा का नेता भी कहते हैं, साथ ही सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता भी प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो गाइस ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सदन का नेता किसे कहते हैं। तो सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है
या फिर लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है, तो वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। आगे देख लेते गाइस क्या लिखा है। संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ये एक पॉइंट और आपको मिल गया, पूछा जा सकता है कि संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। वो जो होती है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, उसको लोकसभा में जवाब देना पड़ते हैं। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो मंत्रियों और उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्नकाल में सभी सदस्यों को प्रश्न करने का अधिकार दिया जाता है। तो उसी समय ये लोग जितने भी सदस्य होते हैं अपना प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्रियों से और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो उनसे सहमत ना हो तो इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, पेश करने के बाद अगर पास हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और लोकसभा भंग हो जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बता दूं, जो विपक्ष होता है अगर वो कार्यपालिका से मंत्रिपरिषद से संतुष्ट ना हो, उसकी गतिविधियों से उसको आलोचना होती हो, कोई दिक्कत होती हो, तो वो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। और पेश करने के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाता है, तो पास होने के पश्चात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा और यदि त्यागपत्र दे दे तो लोकसभा भंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।